बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर बढ़ती हुई ओबेसिटी, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, मोटापा, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जैसे जो मसाइल के साथ लोगों के किडनी बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, यानी उनको गुर्दों के मसाइल होते हैं। गुर्दों के मसाइल के अंदर फिर लोगों को मसाने के और उसके साथ उनकी कई ऐसे मामलात होते हैं जिस पे लोग परेशान हो जाते हैं। गुर्दे और मसाने के क्या क्या मामलात होते हैं, इनकी जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं उसके साथ इनका क्या लिंक होता है। फिर इसके साथ हम देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल आते हैं, मर्दाना कमज़ोरी, मेल इनफर्टिलिटी। इस दौरान में लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। अक्सर जो है वो नीम हकीम या नॉन क्वालिफाइड लोग उनको ये कहते हैं कि मेडिकल में तो इसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो इन सारे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। शुगर का मरीज़ अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे कर सकता है, अपने गुर्दों को कैसे महफूज बना सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ जो है वो जो कंटिन्यू मेडिसिन खाते हैं, क्या उसके कोई इफ़ेक्ट आपके गुर्दों पे होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जितनी भी ये गुर्दों और मसाने के मुतल्लिक़ जो भी बीमारियां हैं आपके गुर्दों में, पत्थरियां बनने से लेकर उसको निकालने तक के अमल, फिर जो आपके किडनी ट्रांसप्लांट है इसके ऊपर भी जर्नल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस, जो कि प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सर, जब भी कोई गेस्ट हमारे प्रोग्राम में होता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, एजुकेशनल जर्नी, कि किस तरह आप तालीम के इस म्यार को लेके यहाँ तक पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। सर, मेरा नाम डॉक्टर हारून गौस है और आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। जी सर। ईयर 1994। सर, उसके बाद मैं MBBS के बाद मैं चला गया हायर एजुकेशन के लिए सर, आयरलैंड। सर, और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो सर्जरी में और यूरोलॉजी में। सर, From 1996 to 2015 I worked there. Sir. I am fellow of Royal College of Surgeons of Edinburgh, Sir. Royal College of Surgeons of Ireland, and I'm also diplomat of University of Strasbourg, जो specialize करते हैं laparoscopic and robotic surgery में। Sir. तो उसके बाद I came back in 2015. At the moment I'm working as professor of urology at University College of Medicine, University of Lahore। और इसके साथ मैं पेशेंट को लुक आफ्टर करता हूँ बहरिया हॉस्पिटल में और स्लीम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। ठीक। तो सर, ये कैसे शौक पैदा हुआ कि यूरोलॉजिस्ट बनना है? यूरोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, जब हम हाउस जॉब कर रहे थे सर, तो उस वक्त जो यूरोलॉजिस्ट थे ना, आई सॉ देम वेरी काम, आई सॉ देम स्माइलिंग, ठीक, आई सॉ देम अंडर लेस प्रेशर। तो मुझे वो अच्छा लगा। सर्जरी इज स्ट्रेसफुल फील्ड। और यूरोलॉजी में एक और चीज़ है कि at the later stages of your life, when you are nearly 60, 70 or 80 years old, उसमें आपको यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है। और उस वक्त you need help। और मेरे ख्याल में जब यंग होते हैं तो उसमें तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और यू कैन कोप विद थिंग्स। जो एक बुजुर्ग आदमी है, जो एल्डरली आदमी है, उसको जो है ना ये चीज़ बड़ा बॉदर करती है। बट आई फेल्ट इन दिस वे आई कैन हेल्प दोज फ्रेल पेशेंट्स। तो जस्ट दिस वे आई जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग यूरोलॉजी। और फिर मुझे एक मेंटोर मुझे मिले आयरलैंड में, मिस्टर हैगर्टी। ठीक। ही वाज सच अ नाइस पर्सन, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। वो मेरे मेंटोर हैं और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि एक ह्यूमैनिटी भी पाई जाती है दुनिया में। बिल्कुल ऐसे। जो हमसे ज्यादा उन लोगों में। एब्सोल्युटली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। अच्छा सर, जैसे कि हमने ये रखा मेल इनफर्टिलिटी का, जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे लोग ट्रैप भी होते हैं, उनको मिसगाइड भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों की मिथ भी है। तो इनफर्टिलिटी और यूरोलॉजी, इसका आपस में क्या लिंक है? अच्छा, यूरोलॉजी जो है बेसिकली किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस सारी चीज़ों को का अहाता करती है। और बेसिकली जो इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोलॉजिस्ट को ही देखने चाहिए। ठीक है। और इफ़ यू अलाउ मी टू टेल अ बिट,
जो इनफर्टिलिटी है ना, इसके लिए 3-4 कंपोनेंट हैं जो कि अगर इन ऑर्डर ना हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। ठीक है। आपका जो मेंटल स्टेट है दैट प्लेज अ बिग रोल। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका जो जनरल हेल्थ है, फॉर एग्जांपल आपका खून का बहाव। ठीक है। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं इस सिलसिले में। इससे आपका खून का बहाव, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और खून का बहाव जो है वो कम हो जाता है। इससे इरेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है सर। और इसके अलावा जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसका भी ताल्लुक भी मोस्ट लाइकली जनरल हेल्थ कंडीशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ से भी है। ठीक है, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी अगर आप फ्री हैं जी तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज वैसे ही हो सकती एब्सोल्युटली। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है और अगर आप एंक्शियस हैं, डिप्रेशन में आप हैं, तो ये चीज़ें आपको बॉदर करेंगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं आपने बुज़ुर्गों का जिक्र किया तो मेरे माइंड में फौरी एक सवाल आया कि बीपीएच के उनको इश्यूज हो जाते हैं, जी। प्रोस्टेट के इश्यूज हो जाते जी हैं। जी तो बुजुर्ग जो है वो यहाँ हमने देखा कि जितने भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो उनको ये होता है कि जी मैंने तो 2-3 दफ़ा इसकी सर्जरी भी करा ली है, इसको निकलवाया भी है, फिर भी जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ तो इसका साइज बड़ा होता है। जी जी। तो बीपीएच को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, पहली बात है कि जिस तरह हमारी स्किन है ना इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे, ठीक। इस तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी दे आर गेटिंग ओल्ड। ठीक। और प्रोस्टेट का साइज बढ़ना है उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है। द मोर ओल्डर यू गेट साइज विल इंक्रीज। ठीक। तो वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, यूरिन पासेज में आपको मसला आ रहा है, उसमें हम कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो दे सकते हैं और पेशेंट को हम जो एक एडवाइस दे सकते हैं कि उनका फ्लूइड इंटेक जो है वो शाम के औकात में थोड़ा कम कर दिया जाए, तो उससे बेहतर हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए, अगर मेडिसिन काम ना करें, फिर बारी आती है सर्जरी की। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सर्जरी की तरफ एक पहला ध्यान जाता है डॉक्टर्स का, जो कि गलत बात है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली सर्जन को कहता है बस मेरी सर्जरी करो, मैं दवाई नहीं खा। बिल्कुल। और अगर सर्जरी खुदा न खास्ता गलत तरीके से हो जाए या ट्रेन डॉक्टर्स ना की हो, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे है, होता है। तो उससे यू लूज योर कंट्रोल। एंड कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ऑन द यूरिन, उसके सोशल फैक्टर्स क्या हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है। परमानेंट मजदूरी में आप चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। एंड दैट्स ये एक बहुत ही ज्यादती है ऐसे मरीज के साथ, जिससे उससे बच सकता था अगर थोड़ा सा उस गाइडेंस मिली होती। ठीक। अच्छा सर, इसके साथ हमने देखा नौजवानों के अंदर भी ये मसाइल है कि वो कहते हैं जी मैं यूरिन करके आता हूँ तो फिर मेरे ड्रॉप निकलना शुरू हो जाते हैं। जी जी। कुछ लोग मदरसा में पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे पास आते हैं क्लिनिकल ट्रायल में कि सर मेरा वजू नहीं रहता बार बार, तो जी, इसकी सर क्या रीज़न होता है? अच्छा, इसमें यह है कि नॉर्मली ब्लैडर शुड एम्प्टी 100% सर। आफ्टर एक्टो मैच्योरेशन। सर। और बाज़ दफ़ा होता ये है कि अगर आप जो आपका एक टर्म एनाटॉमिकल टर्म है बल्बर यूरेथ्रा, सर। जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास होती है, सर। बाज़ एक ड्रॉप वहाँ आके फंस जाता है या वहाँ पर रह जाता है। और जब वो पेशेंट जल्दी में बाहर निकलता है, वो ड्रॉप निकलता है और वो दे फील कि वो नापाक हो गए हैं। हम उनको ये एडवाइस देते हैं पहली बात कि अगर जब आप यूरिनेशन कर रहे हैं ना, यूरिनेशन के एक्ट में आप इफ़ यू स्पेंडिंग 2 मिनट्स इन द वॉशरूम, स्पेंड 3 मिनट्स एंड जस्ट वेट। ठीक। सेकेंडली, एक और चीज़ है कि अगर आप यूरिनेशन आपकी खड़े होके होगी तो उसमें ये प्रॉब्लम आने का चांस कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना हमारा निज़ाम, उसमें एक अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका जो ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूरेथ्रा है वो एक एंगल में है। ठीक। अगर आप खड़े होकर यूरिन करेंगे तो एंगल सीधा हो जाएगा। ठीक। ठीक है, उससे पेशेंट का ब्लैडर जल्दी एम्प्टी होगा और फिर इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एक कॉन्स्टिपेशन, अगर अच्छा कॉन्स्टिपेशन का लिंक है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। ठीक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। अच्छा। आपने देखा होगा आपकी प्रैक्टिस में फीमेल्स आती हैं बाज़ दफ़ा यूरिनरी टेंशन के साथ, ऐसे सर, उनमें होती है कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे उनमें तो प्रोस्टेट नहीं है ना, ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन होती है और रिलीव करके ठीक हो जाती है। मेल में जिनमें प्रोस्टेट एनलार्ज है और उस पर कॉन्स्टिपेशन भी है, दैट विड ऐड एक्स्ट्रा प्रेशर, बिकॉज जो आपका रेक्टम एरिया है जो आप वो बिल्कुल इंटीमेटली रिलेटेड है प्रोस्टेट के साथ। अगर प्रोस्टेट बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगी, तो वो ऐसे ही है कि एक एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, इसी के साथ जैसे हम ये बात कर रहे होते हैं तो यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी साथ कॉमन है जी। नौजवान और बुजुर्ग या एल्डर, इन तीनों में यूटीआई कॉमन हो सकता है या बिल्कुल डिफरेंट होता है? अच्छा, नौजवानों में डिफरेंट रीजंस हैं और जो एडल्ट्स हैं उनमें डिफरेंट है सर। अब यंग लोगों में तो प्रोस्टेट एनलार्ज नहीं है, वो तो नॉर्मल है। ऐसे ही सर। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि बाज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, जो कि यंग लोगों में पाई जाती हैं, जो ऑब्वियस रीजंस की वजह से सर। तो उसका ट्रीटमेंट फ़र्क है। ठीक है। उसमें ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक विद द रीजन सर। उनको एजुकेशन और एंटीबायोटिक्स उसका हल है। लेकिन उससे पहले हम पेशेंट की यूरिन सैम्पलिंग करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन। अगर कोई बैक्टीरिया उसमें है
वी हैव टू डू द कल्चर टू मेक श्योर कि हम राइट एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बट एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। जो एडल्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा तो वो यूरिन खड़ा मसाने के अंदर और वो इन्फेक्शन होगी उसमें। आप एक बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ फॉरेस्ट और आप यू आर पासिंग बाय अ रिवर और यू सी अ रिवर एंड यू सी अ पॉन्ड, फ्रॉम वेयर यू फील थर्स्टी, आप पानी कहाँ से पिएंगे? बिल्कुल आप उसी जगह पे जाएंगे ना, रिवर से लेंगे ना, इट इज फ्लोइंग। जो बहता पानी पाक है ना, इस तरह यूरिन में कोई बैक्टीरिया नहीं होता बिकॉज यूरिन इज फ्लोइंग। जब यूरिन इकट्ठा होगा दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, उसमें इन्फेक्शन होगी। तो इसलिए जो एडल्ट्स में अगर प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है उनमें इन्फेक्शन होती हैं, और जो यंग हैं उसमें दूसरी रीजन हैं, और फीमेल्स में चूंकि वो एरिया ऐसा है उसमें फीकल कंटेमिनेशन से फीमेल्स में इन्फेक्शन होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती है उससे, लेकिन उसको भी हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो सर, अक्सर दीवारों पे लिखा होता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। जी जी। ये वो किस सेंस में कहते हैं? देखिए वो इस टू बी ऑनेस्ट जो हमारा मॉइस्चर है ना, मैं आपको एक उसकी एक फॉर एग्जांपल इफ यू आर टर्निंग टू इफ यू आर गोइंग 50+ और यू आर 60 सर, इफ यू नो हमारे मॉइस्चर में कि आप बूढ़े हो गए, यू शुड बी प्रेइंग ऑल द टाइम। आप अल्लाह अल्लाह करें, जो ऑफ कोर्स करनी चाहिए, हर एज में करनी चाहिए, बाकी कोई काम नहीं करना, हर एज में करनी चाहिए। लेकिन वो ये सांस दिला दिया जाता है कि यू आर गॉन, आपका वक्त खत्म हो गया है एंड यू शुड बी गोइंग टू मॉस्क और घर में रहें, जो कि गलत बात है। वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में 60 और 70 इज कंसिडर्ड यंग मैन। आप समझते हैं वहां पर आपको 90 ईयर्स के लोग जो है वो वॉक करते हुए, चलते हुए, नॉर्मल जॉगिंग करते हुए बाद नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि मर्द, देखिए मर्द और औरत में फर्क क्या है। मर्द जो उसकी जो सेक्सुअल कैपेबिलिटीज की वजह से कहा जाता है ना, उसका ये कि जो अगर आपकी हेल्थ ठीक है, मेंटली आप ठीक हैं, तो यू शुड बी एबल टू हैव अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ। बिल्कुल ऐसे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि मर्द अगर इफ यू आर लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, if you are doing daily walk, if you're not diabetic, if you're not hypertensive, if you're mentally right, you should be able to enjoy sex life. और लेकिन अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं, अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, दैट विल टेक अवे योर फिजिकल हेल्थ, और फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। वो आपका रोड मैप सही नहीं होगा और वो ब्लॉकेज आएगी। बिल्कुल। तो उसका मकसद बताने का ये है, जो आपकी मर्दाना कुव्वत है उसका ताल्लुक आपके दिमाग से, फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कॉन्स्टिपेशन का हमने जिक्र किया था, जी जी, तो किडनी डिजीज के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन भी कंटिन्यू रहती है तो दोनों का आपस में लिंक है? बिल्कुल है। देखिए पता क्या बात है, किडनी डिजीजेज से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है, एक जनरल बात कर रहा हूं, अगर तो ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है सर, और कॉन्स्टिपेशन भी है जिसको एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रही है सर, अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, यूरिन तो बन रहा है ना किडनी से, जी बिल्कुल, तो वो बनता चला जाएगा, ब्लैडर फिल होगा, एम्प्टी नहीं हो रहा तो यूरिन विल फ्लो बैक, ठीक, और आपका किडनीज जो है स्वेल होने शुरू हो जाएंगे, वी कॉल इट हाइड्रोनेफ्रोसिस, बिल्कुल, उससे किडनी फेलियर में इंसान जा सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन तो एक प्रिवेंटेबल चीज है ना। अगर प्रोस्टेट इलाज हो रहा है, प्रोस्टेट इलाज हो रहा है, हाउ कैन यू स्टॉप इट? उसको तो नहीं रोक सकते ना, वो तो अंदर अंदर है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो कर सकते हैं ना। इसको आप व्हाट यू कैन हैव हाई फाइबर डाइट, यू कैन हैव चिल्कास्पोगोल एंड स्टफ, and you can have laxative ले सकते हैं, और you can mobile yourself, you can indulge yourself in physical activity, और उससे आपकी constipation relieve हो सकती है। बिल्कुल, और पानी का इंटेक बढ़ा दें, of course, obviously पानी ज़्यादा पिएंगे तो of course you will have less chances to have constipation। ठीक हो गया। अच्छा सर, जब हम किडनी की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये समझाया जाता है, या पहले जो पुराने बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते थे कि जो आपके गुर्दे हैं ना, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जी जी, अगर गुर्दों में फॉल्ट आएगा तो दिल में ऑटोमेटिक फॉल्ट आएगा। एब्सोल्युटली। तो गुर्दे और दिल का लिंक हम लोगों को कैसे समझाएं? जी, अब बिल्कुल, जैसे आपको जस्ट टू टेल पीपल, अब ऐसा है, फॉर एग्जांपल जो हमारे किडनी है ना सर, वो कार्डिक, एक होती है कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का मोर देन 20% वो किडनी ले लेता है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा बहाव किडनी की तरफ है, ठीक होता है, और किडनी जो है फिल्ट्रेशन का अमल करता है पानी का सर। अगर किडनी सही फिल्टर नहीं करेगा तो वो यूरिन या वो वाटर जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो पीछे बिल्डअप हो जाएगा और वो प्रेशर डालेगा हार्ट के ऊपर। हार्ट पंप कर रहा है और फ्लूइड बॉडी में है, दैट विल लीड टू लेफ्ट रीनल फेलियर। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल इट फ्लूइड है और किडनी पंप नहीं कर सकता, दैट विल लीड टू renal heart failure, और heart failure, heart is the only organ which is making you alive, absolutely। उस केस में फिर हमें कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि जो एक्सेस फ्लूइड है हमारी बॉडी से बाहर निकले और हार्ट पे प्रेशर कम हो।
जिससे दवाई लेस एक्स काइंड ऑफ बिल्कुल देखें और तक डाययूरेटिक जितनी भी होती जी है। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जैसे हम ईडी की बात कर रहे थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो ये हमारे मुआशरे में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जब ये मरीज उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अब फॉर एग्जांपल ये जो इरेक्शन है ना, बेसिकली इरेक्शन ये डिपेंडेंट है ब्लड फ्लो के ऊपर। सर जो पिनाइल एरिया पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऑल स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्रेन, और ब्लड फ्लो से इरेक्शन होती है। सर अगर ब्लड फ्लो किसी भी चीज तरह से हैम्पर होगा तो इरेक्शन नहीं होगी। स्मोकिंग से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ जनरलाइज्ड डिसऑर्डर, सिर्फ हार्ट का नहीं है। अगर किसी को हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आप समझ जाएं कि ही हैज मोर लाइकली टू हैव एथेरोस्क्लेरोसिस ऑल ओवर, इन कैरोटिड्स, इन पिनाइल एरिया, इन आलिक्स, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। और डायबिटिक्स में ये है कि डायबिटीज जो है इसको एनहांस कर देती है, और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ है आपकी सेंसुअल काइंड ऑफ एबिलिटी। डायबिटीज में लूज आपका जो असाबी निज़ाम कमज़ोर होता है, तो आपका ब्रेन, आपका वेस्कुलर निज़ाम और आपका असाबी निज़ाम, जब असाबी निज़ाम डायबिटीज़ ख़राब कर देगी तो हाउ विल यू बी एबल टू फील समथिंग, हाउ विल यू बी एबल टू एंजॉय समथिंग, उसमें आप यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट हैव इरेक्शन। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू हम जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बाकी मानदा सवालात जो आपके जहनों में उठते हैं, जब मिथ्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन साइंस आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, और बड़े मज़े की गुफ्तगू हम जारी रखे हुए हैं किडनी के ऊपर, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और इस जैसे मसाइल के साथ गुर्दों के जो मसाइल होते हैं, फिर प्रोस्टेट या आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके ऊपर हम एक मुदल्लल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे थे अभी इसके किडनी के ऊपर ही हमने बात अपनी मुकम्मल की हुई थी कि शुगर ब्लड प्रेशर किस तरह इफेक्ट करते हैं। फीमेल्स के अंदर सर प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई कॉमन है, जी जी, उसकी बेसिक रीज़न क्या है? अच्छा, फीमेल्स में बेसिकली होता ये है कि जो हम देखते हैं व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट होती हैं तो यूट्रस जो है ना बेसिकली वो ब्लैडर को कंप्रेस कर रही होती है। ठीक है, और उस पर बाज़फ होता है कि उनको फील होता है कि मुझे यूरिन आया हुआ है, जाती है थोड़ा यूरिन करती हैं, फिर आ जाती है, फिर थोड़ा करती हैं, आ जाती हैं, उन्हें लगता है ब्लैडर भरा हुआ है, लेकिन बेसिकली यूट्रस कंप्रेस कर रही होती है। और जो उनको इन्फेक्शंस होती हैं वो हमने बहुत कॉमन देखा है कि यूट्रस जो है जब कंप्रेस करती है ब्लैडर को तो यूट्रस को भी कंप्रेस करती है, राइट और लेफ्ट यूट्रस को। जब कंप्रेस होते हैं तो पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होता है, और उसमें और जब स्टेसिस होगी तो उसमें इन्फेक्शन होती है। तो ये बड़ा कॉमन हम फीमेल्स में देखते हैं, लेकिन उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एंटीबायोटिक्स के ट्रीट करें, वो एंटीबायोटिक्स जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हों, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसके लिए कॉमन एंटीबायोटिक जो होती है ना, हम एक बड़ी कॉमन है कोमोक्सिक्लाव, वो हम दे सकते हैं, वो बड़ी कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल भी होती है, बिल्कुल नॉर्मल भी होती है। दूसरी बात एक हम पैरास्टामोल दे देते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम फीवर एंड स्टफ लाइक दैट। तो बेसिकली वजह ये है कि यूट्रस की वजह से जो फंक्शन ऑफ ब्लैडर डिस्टर्ब होता है और किडनी की एम्पटिंग जो फ्लो है डिस्टर्ब होता है, उससे उनको इन्फेक्शन होती है। ठीक। अच्छा सर, एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट होते हैं जिनकी बिल्कुल स्पर्म बन ही नहीं रहे होते, जी जी जी, आजकल हम देखते हैं डिफरेंट किस्म की फकियां आ रही, उसको बताया जाता है कि इससे बनना शुरू हो जाएंगे। बीइंग अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, आप ये क्या समझते हैं कि एजोस्पर्मिया की मेन काज क्या होती है? अच्छा, एजोस्पर्मिया आई मीन इसका मतलब ये है कि स्पर्म्स नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली जरासीम है ही नहीं, जरासीम नहीं है। अब उसमें ये देयर ऑलवेज सम काउंट जिसको हम फिगर आउट करते हैं। अब बेसिकली जो मर्दाना हार्मोन्स हैं उसको हमें असेस करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका व्हाट यू कॉल सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो आपका प्रोलैक्टिन है, हम इन हार्मोन को असेस करते हैं क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि या तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी में हो सकती है या फिर प्रॉब्लम जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म में हो सकती है। अगर तो वो नॉर्मल है तो उसके बाद हमें देखें कि लोकल कॉज तो नहीं है, ठीक है। लोकल कॉज में हमें देखना है कि जो आपके टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म बनते हैं, दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स वास डेफरेंस से जाके प्रोस्टेट से आगे जाते हैं। अगर वास डेफरेंस में ब्लॉकेज है, अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं और टेस्टिस आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है,
बट दे आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ वैज डेफरेंस। Sir. तो हमें एक तो हार्मोनल जो इनपुट लेनी है कि हार्मोन्स ठीक है कि नहीं, दूसरा हमने देखना है क्या उनके वैज डेफरेंस ब्लॉक तो नहीं है, Sir. जिसके लिए बेस्ट टेस्ट जो है वो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड या MRI पेल्विस करते हैं। ठीक हो। अच्छा सर, जैसे आपने टेस्टिस की बात की, सम टाइम हम देखते हैं लोगों के ना इसमें साइज में फ़र्क आ जाता है। जी जी। अगर उस साइज में फ़र्क हो तो भी इफेक्ट करता है आपके सेक्सुअल कोई इस तरह के मसले को? अच्छा, हमने एक बड़ी कॉमन जो मेल्स में चीज़ देखी है वो देखी हमने वेरिकोसील। वेरिकोसील एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि जो वेन्स हैं अराउंड द टेस्टिकल्स वो डायलेट हो जाती हैं और उससे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है टेस्टिस का। दैट कैन लीड टू टेस्टिकुलर एट्रोफी, उससे टेस्टिस का साइज कम हो जाता है। ठीक। नॉर्मल दोनों टेस्टिस बराबर होते हैं, अगर साइज 1 ml कम भी हो फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पेशेंट जिनमें कि एक टेस्टिस निकाल दिया जाता है दे आर स्टिल एबल टू रिप्रोड्यूस, तो लेकिन हमने अगर जो प्रिवेंटेबल चीज़ है उसमें वेरिकोसील जो कि वेन्स डायलेट होती हैं, जो टेम्परेचर को प्रॉब्लम कॉज करती हैं और उनको हैपर करती हैं, उनको हमने ट्रीट करने के लिए कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन है। हम वेरिकोसील के लिए ऑपरेट करना पड़ता है या उसकी रेडियोलॉजी वाले उसको एम्बुलेंस भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाएं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कुछ मरीज जिनको शहवत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जी जी, और वो कहते हैं कि यार अभी तो मेरी उम्र भी है और आगे मैं कैसे चलूंगा, जी जी, तो उसमें फिर डिफरेंट जो उसकी स्टेजेस आती हैं जैसे इम्प्लांट्स वगैरह इस तरह की जी जी, तो उसको आप किस तरह देखते हैं और वो कितना सक्सेसफुल है? अच्छा, जो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम पहले उसको हार्मोनल प्रोफाइल देखेंगे। अगर तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल इशू है हम पेशेंट उसको करेक्ट कर सकते हैं। बाद दफा देखा गया है इन पेशेंट को SSRI अगर दें तो उससे थोड़ा सा पेशेंट में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। और उसके अलावा अगर और दूसरी बात कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक जो ये तो हो गया आपका साइकोलॉजिकल इशू, दूसरा ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई है उसको एनहांस करना है। उसको एनहांस करने की कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि फ्लो बढ़ाती हैं, फॉर एग्जांपल Cialis एंड Viagra टाइप हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी यूजली काम करती हैं, अगर वो भी काम नहीं करती हैं और पेशेंट इज वेरी अपसेट अबाउट, तो इम्प्लांट की बारी उसके बाद आती है। तो इम्प्लांट सक्सेसफुल है, इम्प्लांट, लेकिन उसकी एक चीज़ समझने की है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू गो थ्रू, और इम्प्लांट का इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और तीसरी बात यह है कि इट कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्पेशल थिएटर्स होते हैं क्लीन, क्योंकि अगर खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाए देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग इशू, So anyway, if it's done properly, then this is very successful. And we have seen so many patients in the past. They have come from the Gulf area, because there's no problem with affordability. और बाकी लोग भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं और वो इट हैज़ हाई सेटिस्फेक्शन रेट। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे आपने बात की इसके ऊपर कि मेडिसिन से भी इसको ट्रीट किया जाता है, तो कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि इस मेडिसिन के यूज़ से गुर्दे फेल होने का खतरा होता है। अच्छा, ये एक मिथ है। बेसिक होता है ये कि जो हमारे पेरिफेरी में जो हकीम हजरात हैं, बेसिकली आपको पता है जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, वो स्टीरॉइड्स देके आपको टेम्परेरी तौर पे आपको कुछ तरह से एनर्जाइज कर देते हैं, और वो जो कुश्ते वगैरह होते हैं दे कैन लीड टू रीनल फेलियर। तो बेसिकली जो मेडिसिन जो कि FDA अप्रूव्ड हैं या जो भी अथॉरिटी उनको अप्रूव करती है, इनका किडनी फेलियर का कतन कोई चांस नहीं। इफ समवन इज टेकिंग Cialis, Tadalafil एंड स्टफ लाइक दैट, उसपे किडनीज को कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते के उनको डोज प्रॉपर्ली जाए, और वो डोज अगर बढ़ा ज़्यादा हो तो गुर्दे भी खराब नहीं होंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर होने की वजह से वी हैव सीन सो मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज दे हैवंट यूज्ड प्रॉपर डोजेज। ठीक सर, गुर्दों में पत्थरी बनने की कॉमन आजकल वजूहात, हर दूसरे बंदे को ये मसला होता है, जी, तो इसकी बेसिक वजूहात क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले द कॉमन, एज वी से कि कॉमन थिंग्स आर कॉमन, सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। इफ अगर आपको प्यास लग रही, पानी का कम पीना भी काज बन सकता है। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस सर, आई वुड से नंबर 1 कॉज। अगर पानी कम पिया जाएगा तो यूरिन का अखराज कम होगा, जब कम होगा तो वहां यूरिन कंसंट्रेट होकर स्टोन बना सकता है, नंबर 1। दूसरी जो सीरम कैल्शियम लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा है, उस बॉडी में मिकदार से बढ़ तो वो स्टोन्स बना सकते। कैल्शियम इज द मेन कंटेंट ऑफ द स्टोन्स। उसके अलावा आपके यूरिक एसिड, अगर आप किसी को गाउट है, यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो वो भी स्टोन बना सकता है। इसके अलावा कुछ एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कॉमन चीज़ है डिहाइड्रेशन, हाई कैल्शियम लेवल, हाई यूरिक एसिड लेवल, और अगर आपको पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो हैं जो कैल्शियम रेगुलेट करते हैं, अगर उसका कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडिनोमा है, तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ करना चाहूँगा,
मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हमारे पास जो बहावलपुर बेल्ट से लोग आते हैं ना, बहावलपुर बेल्ट के एरिया में बेशुमार पेशेंट्स वहाँ आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो वाटर जो कॉम्पोजिशन है ना, दैट इज़ नॉट राइट, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो, मे बी सम मिनरल्स एंड स्टफ लाइक दैट। उससे हमने वो पेशेंट देखे हैं, दे हैव प्रॉब्लम विद स्टोन फॉर्मेशन। ठीक होगा। अच्छा सर, गुर्दे की पथरी जो है वो थ्रू मेडिसिन निकल सकती है? गुर्दे की पथरी निकल सकती है अगर पथरी का साइज जो पेशाब की नाली में आ जाती है, अगर पथरी का साइज 5 मिलीमीटर से छोटा है सर, और वो गुर्दे की नाली में आ गया, यूरेटर में, हम उसको दवाइयों से निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो जो एरिया है, नैरो एरिया जहाँ पे स्टोन स्टक होता है या जहाँ पर ब्लैडर से यूरेटर लगता है, उसको रिलैक्स कर देते हैं सर, और पेशेंट की वाटर इनटेक बढ़ाते हैं और स्टोन निकल सकते हैं और वो प्रेशर से निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज बड़ा होता चला जाता है तो उसका निकलने का चांस कम होता है। 5 मिलीमीटर और अप टू 6 मिलीमीटर तक भी विद मेडिकेशन स्टोन कैन पास। ठीक। और दूसरा सर, जो ये कहा जाता है कि लेजर ट्रीटमेंट भी मौजूद होता है, वो पथरी को तोड़ता है, लिथोट्रिप्सी टाइप, जी, वो कितना सक्सेसफुल होता है? अच्छा, ये एक लेजर भी एक मिसनॉमर चीज़ है। लेजर तो एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, जिस तरह एक होती है शॉक वेव, उसको लोग लेजर कहते हैं। बेसिकली अगर पथरी गुर्दे में है, उसका साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो उसको हम शॉक वेव से तोड़ सकते हैं। उसके सेशंस होते हैं, वो बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती उसमें। आप ओपीडी में जाते हैं, वो एक सेशन करते हैं और स्टोन टूट सकते हैं। उसका सक्सेस रेट होता है, अच्छा है, अगर स्टोन ज़्यादा हार्ड ना हो। सीटी स्कैन मस्ट होता है हर पेशेंट में। सीटी स्कैन बताता है कि एक स्टोन की हार्डनेस कितनी है, सर, हाउसफुल यूनिट्स के बारे में बताता है। अगर तो स्टोन हार्ड है, मोर देन 1500 से ज़्यादा है, फिर टूटने का चांस कम है। जो स्पेसिफिक लेज़र है, वो फिर आपको बेहोश करके कैमरे के साथ लेज़र से स्टोन को हम जस्ट ब्रेक द स्टोन और छोटे पीसेस स्टोन निकाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे हमने बात की, तो इसमें एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि लोग ये हमसे पूछते हैं कि जो सीमेन टेस्ट इन्होंने करवाना होता है, सीमेन एनालाइज, उसका बेहतरीन टाइमिंग क्या होती है और उसका तरीकाकार क्या होता है? अच्छा, सीमेन एनालिसिस जो है बेसिकली ये देखता है कि आपका जो सीमेन है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें उसकी पीएच, उसकी अमाउंट, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं, जो कि बहुत कॉमन है। तकरीबन 70% लोगों में, और वो करेक्ट करने पे आप ठीक हो जाते हैं। और आपके स्पर्म मोटाइल है कि नहीं, उसकी मॉर्फोलॉजी कितनी है। मॉर्फोलॉजी मींस कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है कि जो कि नॉर्मल 4% भी नॉर्मल हो तो काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, अब जो उसका है करवाने का, वो बेसिकली यू शुड उसमें एब्सटिनेंस जो है वो 2 दिन काफ़ी है, या मैक्सिमम 2 से 3 दिन यू शुड अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके बाद यू कैन गिव सीमन सैंपल। और दिन में कोई उसका टाइम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है। मॉर्निंग टाइम में थ्योरी है कि इट माइट बेनिफिट टू गिव सैंपल इन द मॉर्निंग, लेकिन 2 to 3 days ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स वो ज़रूरी है। ठीक सर, उसकी जो रिपोर्ट्स होती है, उसको बीइंग कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट आप जब एक नज़र से देखते हैं, तो आपकी नज़र में कितने % जरासीम अगर हों जी तो बंदा इस काबिल है कि वो औलाद पैदा कर सके? देखिए, उसमें ये कि 60 मिलियन प्लस से ज़्यादा होने चाहिए स्पर्म्स, लेकिन अगर उसमें एक्टिव, डेड और इस तरह के, अच्छा, उसमें एक्टिव मोर देन 60 होने चाहिए, 60% ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। अच्छा, एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ना, वो 4% इज नॉर्मल, 96% एबनॉर्मल होते हैं। कहने को अजीब बात लगती है, लेकिन ओनली 4%, अगर 4% है ना और मोटिलिटी आपकी 60% ज्यादा है और आप इन्फेक्शन नहीं है, इट मींस यू आर फाइन, इट मींस यू आर ओके, कि वो आप उसमें जो ना वो आगे अपनी लाइफ चला सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा सर, गुर्दों के बारे में लोगों की ये ख्यालात भी होते हैं, जब किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं या किडनी फेल हो जाते हैं, तो क्या एक गुर्दे पे इंसान जिंदा रह सकता है? क्या उसकी एक्टिविटी वही होगी जो एक नॉर्मल बंदे की? देखें, एक गुर्दे से इंसान बिल्कुल जिंदा रह सकता है। कुछ लोग पैदा ही गुर्दे के साथ होते हैं। मैंने एक पेशेंट आई सॉ इन माय ट्रेनिंग, 81 ईयर ओल्ड लेडी आयरलैंड में, 81 ईयर ओल्ड लेडी, वो लोग एक्टिव होते हैं ना, 81 ईयर लेडी इमरजेंसी में आई एब्डोमिनल पेन के साथ। वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो आई एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। उनका हुआ अल्ट्रासाउंड, इट वाज डिस्कवर्ड उनका एक किडनी है, जिनको नहीं पता था। शी नेवर हैड अल्ट्रासाउंड, शी नेवर हैड हेडेक, फर्स्ट टाइम आई, और शी वाज लिविंग हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। दूसरी बात ये कि एक तो है जो बाय बर्थ एक गुर्दा है, आप रह सकते हैं। अगर गुर्दा निकाला गया है ऑपरेशन से किसी वजह, तो आपको एक गुर्दे का ख्याल बहुत रखना है। कैसे ख्याल रखना है? आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो दर्द की दवाइयाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो भी ऐसे दर्द की दवाइयाँ हैं, बिल्कुल उससे आपने परहेज करना है, वो आपने नहीं लेनी है। और बड़ी आपको अगर दवाई की जरूरत है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो दवाइयाँ दें जो गुर्दे के लिए सेफ हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, किडनी ट्रांसप्लांट से मुतल्लिका एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा।
उसमें ये कहा गया कि जो गुर्दे हैं ना पहले वाले अंदर ही रह जाते हैं, उसके थोड़े ऊपर करके दूसरे फिट कर दिए जाते हैं। इसमें कितनी रियलिटी? नहीं, जो गुर्दे हैं ना जो गुर्दे हैं ना अंदर, वो उनको नहीं निकाला जाता। ठीक है गुर्दे वहीं मौजूद होते हैं सर। जो गुर्दा लिया जाता है डोनर से, उसको पेल्विस में, पेल्विक एरिया में वहाँ थोड़ी स्पेस होती है, स्पेस थोड़ी क्रिएट करके गुर्दा वहाँ लगाया जाता है। ठीक है। तो वो एक गुर्दा दूसरे गुर्दे मौजूद रहते हैं, जो और यानी होते हैं उनको नहीं निकाला जाता, वो वहीं पर वो वहीं रहते हैं। और जो नया गुर्दा, डोनर का गुर्दा लेके आप वहाँ पे रिसिपिएंट में लगा देते हैं। और अगर उसका ख्याल रखा जाए, मैंने पेशेंट देखे 10-15 ईयर्स, एक पेशेंट तो 15 ईयर से, मतलब मैंने तो अभी पाकिस्तान आया था ना, लेकिन मैं 15 ईयर से लोगों के ट्रांसप्लांट हुए हुए हैं, वो अपने ख्याल रख रहे हैं और दे आर लिविंग नॉर्मल लाइफ। ठीक है। तो यानी ये होता है कि वो गुर्दे फिर काम करना छोड़ देते हैं जो पहले वाले होते हैं। जी बिल्कुल, कि उसका रूट जो है ना वो दूसरे के साथ अटैच कर। बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो होता है कि जो दूसरा गुर्दा है उसको ब्लैडर में अटैच कर देते हैं ना, ब्लैडर, उसका कनेक्शन ब्लैडर से बना देते हैं यूरेटर के साथ, तो यूरिन प्रोड्यूस होता है और नॉर्मल वे से इंसान यूरिन पास करता है। ठीक हो गया। तो सर उसके साथ जो उसकी नॉर्मल लाइफ और एक्टिविटी होती है वो सेम वैसे ही रहती है जैसे आम? हाँ, उसमें ये है कि उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती हैं, उसकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, ताकि उसका अपना जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो गुर्दे के खिलाफ काम ना करे। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, और जब वो ड्रग्स दे रहे होते हैं तो दैट पेशेंट कैन कैच इन्फेक्शंस फ्रॉम एनीवन। तो उस पेशेंट का सोशल इंटरेक्शन हमें ख़त्म करना होता है। We ask the patient to not meet people unnecessarily, डिस्टेंस रखे लोगों से। आफ्टर सम टाइम वी अलाउ द पेशेंट, लेकिन अर्ली पोस्टर पीरियड में हम पेशेंट के लोगों से मिलना जुलना जो है ना वो हम कम कर देते हैं। ठीक है, और उससे फर्क पड़ता है? उससे अगर फॉर एग्जांपल यू कैच इन्फेक्शन फ्रॉम समवन एल्स, तो वो गुर्दा तो पहले इट वोंट हेल्प। अच्छा सर, दूसरा एक लोगों के जहन में एक मिथ होती है कि मेरे नफ्स यानी पिनाइल जो आपका है उसका साइज बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसमें कितनी रियलिटी? देखिए, बिल्कुल ऑगमेंटेशन सर्जरी है, लेकिन मैं एक बात लोगों से कहना चाहूँगा कि बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को ना बड़ी एक अच्छी शेप में बनाया है, बेस्ट शेप में बनाया है। उसमें बिला वजह ऑल्ट्रेशन करवाना जो है दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट सेफ। जो बेसिक साइज है ना, जो हम 99% पॉपुलेशन में देखते हैं, वो इनफ होता है, दैट्स इनफ। और वो इफ यू हैविंग प्रॉपर इरेक्शन, साइज इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में साइज एनहांसमेंट की तरफ जाना दैट विल बी अ रॉन्ग मूव। और ऐसा ही है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, दैट कैन गो रॉन्ग और पेशेंट कैन लूज his sexual ability altogether अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आई थिंक whatever the size is, if you are having erection, if you are able to have physical contact, I think you should be happy. ठीक सर, एक सवाल और इसी के साथ रेलिवेंट है कि लोग स्टेमिना बूस्टअप के लिए बड़ा आते हैं, वो कहते हैं मैं नॉर्मल तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दे दें ताकि थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए। जी जी जी। तो इसमें बीइंग अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल मना करता हूँ उनको, मैं पेशेंट को मना करता हूँ। पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ मेरी बात सुने, आप हेल्थी हैं, अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेंगे विदाउट एनी रीजन, यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन इट। ये इंसान की नफ्सियात है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आप माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग कर रहा है नॉर्मल तरीके से तो ही विल फील गुड। अगर आप स्टीरॉइड्स लेके एंड्रोजन से आप उसको बढ़ाते हैं, दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो आपने देखा यंग लोगों में डेथ्स भी होती हैं, इसलिए होती हैं कि आप जो एंड्रोजेंस दे रहे हैं, एक्सोजेनस एंड्रोजेंस, उसका नुकसान ये कि आपके जो इंटरनल एंड्रोजेंस हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। जब उनको छोड़ते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, जो नॉर्मल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है जो अल्लाह ने बनाया है, वो डिस्टर्ब होता है एंड दैट कैन कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सर थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का और आपकी एक्सप्लेनेशन का और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोग्राम को करने का, क्योंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं और हमारा टाइम खत्म हो चुका है। जी जी। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं जो हमारे पब्लिक है उसके लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी आपको बीमारी है या आपको कोई, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप खुद से कोई दवाइयाँ लें या खुद से परेशान हो कि मुझे कुछ हो गया है, आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें और लेट हिम सी यू, उन्हें जज करने दें कि आपको क्या है। क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर आपको गाइड कर सकता है आपकी इलनेस के बारे में, और आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और दूसरी बात ये है कि ऑलवेज गो फॉर क्वालिफाइड पर्सन। हमारे मुल्क में जो एक स्पेशली दूर देहात के इलाकों में एक मसला है कि लोग हकीमों के पास चले जाते हैं, स्पेशली जो यूरोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं तो वो दे कम इन मिजरी टू बी ऑनेस्ट,
और फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कोई भी प्रॉब्लम है, गो टू हॉस्पिटल, सी अ डॉक्टर टू सीक हेल्प। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी थे। जितनी भी आपकी जो मिथ्स थी, आपके सवाल जवाब थे, हमने कोशिश की है कि डिफरेंट एंगल के साथ सर के सामने रखें और उनका जो भी जवाब आप सुनना चाहते हैं या आपका माइंड उसको क्लिक करे, हमने उस एंगल से हर तरह की बात करने की भरपूर कोशिश की। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी क्यूरीज हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को बुलाएं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे और प्रोफेसर डॉक्टर हारून गौस और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।